साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश, जैसलमेर से। आज के मंथन में हमारे पास बहुत अच्छे मुद्दे आए हैं, जो कि हमारे पहले के 1,000 वीडियो जो आप लोगों ने सुन चुके हैं, उन सभी के ऊपर पानी फेर दिया है। सबसे पहले पानी फेरा है आपका प्रधानमंत्री को कल पूछा गया एक प्रश्न, जिसके अंदर कि हमारा 50% डीए मर्ज होगा या नहीं होगा, जिसका जवाब राव जितेंद्र सिंह ने दिया, जो संसदीय कार्य मंत्री भी है और प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्रालय के मंत्री भी है। उन्होंने बिल्कुल नो शब्द बोलते हुए एक पैराग्राफ लिख दिया, जो मैं इसमें नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन ये 101% सही है कि आपका डीए मर्ज नहीं होगा। ये पीएमओ ऑफिस के मंत्री ने जो बगैर पूछे तो ये बताया नहीं होगा, क्योंकि वो जो प्रश्न था वो प्रधानमंत्री जी से पूछा गया था पार्लियामेंट में, जवाब उसका दिया था जितेंद्र ने। अभी आपके जो वो पहले 50% आपका 18% तो पहले वो खा ही गए, अभी 50% और मर्ज होने वाला था, वो भी गया, कोई काम से नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इसके ऊपर 1,000 वीडियो बने, 18% डीओ अब मिलने वाला है, इसमें मिलने वाला है, इसमें मिलने वाला है। खूब आप लोगों ने यूट्यूबरों का हमारा घर भरा। हमारा मेरे को मिले ना मिले, लेकिन मैं यूट्यूब बनाता हूँ तो शामिल हो गया ना। लेकिन आप बेवकूफ़ बने आप बेवकूफ़, क्योंकि आपको तो उम्मीद है कि भी ये यूट्यूब वाले बोल रहे तो मिलेगा ही। अब एक और मेरे साथी है, रेस्पेक्टिव है, मेरे आदरणीय है, वो अभी एक और वीडियो डाला कि 631 नंबर 2020 के अंदर जो सर्कुलर हुआ था, तो वो एक चीज़ अलग थी कि जो 6th पे कमीशन के अंदर अप्रूवल किया था कि जेसीओ जैसे हवलदार को ऑनररी कमीशन दिया है, तो जब एक जेसीओ हवलदार से प्रमोट होता है तो ऑटोमेटिकली उसका पर्सनल कमीशन साइन होता है, उसका गजट नोटिफिकेशन साइन होता है। तो जब वो एक्टिव का गजट नोटिफिकेशन साइन हुआ तो उसका जेसीओ पेमेंट अलग होगा। तो जब ये बात उठी थी कि जब उसको जेसीओ को ऑनररी आप दे रहे हो, हवलदार को जूनियर कमीशन अफसर बना रहे हो, तो ये एक कुछ अटपटी सी लगेगी। तब ये चीज़ मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी ने मतलब सैंक्शन किया था कि भी एक ऐसी मुश्त राशि उसको बेसिक में ही जोड़ दी जाए, अभी से ही, जब से ये लागू किया था 2006 से। 2006 में का जो पे कमीशन था उसी के अंदर इसको लागू किया गया था। तो वो राशि जो एक्टिव वाले के साथ में उसकी जो बेसिक पेमेंट है उसके पेंशन के आधार पे बराबर नहीं है, उससे बहुत कम है। लेकिन जितनी भी है आपकी है, आप उसमें जो बताए हुए उसके हिसाब से प्रोसेस करो। और जिसको भी नहीं मिल रही है, ये आपका 631 नंबर राइट है, और जो भी राशि आपकी जब एरियर बनेगा तो काफ़ी अच्छा ही बनेगा, ठीक है ना। दूसरा सबसे बड़ा पानी फिर गया आपके जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जो पारित किया था कि भाई जो ये 20% आप 80 साल के बाद में देते हो, 80 साल तक पूर्व सैनिक बहुत कम जिंदा रहते हैं, बहुत कम जिंदा रहते हैं। मुश्किल से 5% आदमी जिंदा रहते होंगे 80 साल के बाद में। तो उसके बाद में आप वो 20% लागू होते हैं। तो ऐसा मत करो। अगर देना ही है इनको कुछ, इनकी ज़िंदगी को इस बढ़ती महंगाई में, और तो कुछ आपने देना नहीं है, तो इस सरकार से पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन पास करके दी थी कि आप है जो इनका 65 से ही शुरू कर दो, 5% और 80 तक इनको 20% दे दो, 80 तक इनको 20% दे दो, 75 से 70, 70 से 75, 75 से 80, ये आप है जो इनको 80% तक दे दो। लेकिन इसके लिए भी सरकार ने क्लियर स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश को नाकाम कर दिया, उसको नहीं माना, उनको अनवैलिड कर दिया, उसको ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया, समझो कि वो सिफारिश हुई नहीं है। तो इसके ऊपर भी कम से कम 500 से 700 वीडियो बन चुके हैं
कि 65 साल के बाद में 5%, 65 साल को 5%, तो वो भी आपकी भैंस गई पानी में। अब आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ कि भाई साल भर में आपकी तनख्वाह इतनी हो जाएगी कि आप एक साल में कम से कम एक बार तो अपना 12 लाख रुपए तक आपकी तनख्वाह पहुंचा ही देंगे। अभी वहाँ पर वो फॉर्मूला निकाला जा रहा है कि जो सर्विंग सोल्जर है उनको 12 लाख से ऊपर निकालेंगे और पेंशन वालों को भी 12 लाख के ऊपर निकाल रहा है। क्यों? कि ग्रुप ए तो पूरा पूरा, चाहे सर्विंग है चाहे पेंशन है, वो सारा इनकम टैक्स में आता है। ग्रुप बुक बी के 50% कर्मचारी आ जाते हैं। ग्रुप सी और डी बिल्कुल बचा हुआ है। अब ग्रुप सी और जो बी के बाकी बचे हुए बंदे हैं उनको हम लोग कैसे लें? तो इसके लिए सबसे बड़ा उनको मसौदा मिल चुका है कि भाई अभी जो 7th पे कमीशन में गए हैं जिनको 14% फ़ायदा हुआ है, बाकी 5th पे कमीशन का अच्छा उनका हो रखा है, और बेशक 7th पे कमीशन में कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन जो 5वें की बढ़ोतरी है वो इनके कैरियर पे असर डालेगी। और फिटमेंट में फैक्टर जाए भाड़ में, फैक्टर वो निकालो कि जिससे इनकी 12 लाख से ऊपर इनकी इनकम हो जाए और उस इनकम के ऊपर उनका इनकम टैक्स लग जाए। सरकार आपको टैक्स के दायरे से बाहर नहीं कर सकती। आप जब 2026 अप्रैल का जो फरवरी के अंदर आप जब टैक्स स्लैब सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके साथ क्या हुआ है। क्यों? कि पे कमीशन तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है, वो सिर्फ बोला गया था इलेक्शन के लिए, और अभी उसमें कुछ जोड़ा जाएगा बिहार के इलेक्शन के लिए, उसके बाद में फिर आपका वो है। अभी आप सोचो भाई, जो हमारा अपना 2016 वाला 17 में लागू हुआ था, ठीक है ना, छठा पे कमीशन 3 भागों में लागू हुआ था, 3 भागों में, 2006 में, 9 में और 12 में, और 12 में भी कोर्ट के आदेश के बाद में, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए फटकार लगाई तब 12 में उसको फाइनलाइज किया। तो सरकार चाहे किसी की हो, हमें कोई मतलब नहीं है। जो बीजेपी सरकार के समर्थक है उनसे हाथ जोड़ के बोलता हूं कि आप लोग अब अगर मान लो कोई ओहदे पे हो, कोई सैनिक हो, कोई अफसर हो, कहीं पर भी हो, अगर तुम्हारी पहुंच कहीं पर है तो उनके दिमाग में, खोपड़े में डालो कि इस देश को रूल्ड करने के लिए 2 ही कौम है, और वो है जय जवान जय किसान। ये देश सुरक्षित है तो इन जवानों की वजह से, और ये देश पेट भर रहा है तो किसानों की वजह से। वो कार के बगैर चला लेगा, मोटरसाइकिल के बगैर चला लेगा, तुम्हारी इंडस्ट्री के बगैर चला लेगा, लेकिन तुम अनाज, दूध, दाल, चावल इनके बगैर नहीं चला पाओगे। और देश की रक्षा के लिए वहां जो प्राणों की आहुति देते हैं उनके बगैर नहीं चला पाओगे। इन 2 कौम से पंगा मत लो। ये जो जिनको लगता है कि भी हम सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो भाई आप सरकार के पक्ष में सरकार को बोलो ना कि भाई ये ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे, इतना ही बोल रहे, जितना बोल रहे हैं उतना कुछ तो कर लो। जो सरकार के पक्ष में, अपने एमएलए को बोलो, एमपी को बोलो, अपने जहां आपका लाइजन है वहां बोलो कि इस 2 कौम के बगैर इस देश का लोकतंत्र कभी भी स्टैंड नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये 2 पांव ऐसे हैं जो इस देश को लेकर चले हैं आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक। सरकारें आई गई, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब ये देश गरीब था तो ये देश 70% पेंशन देता था। जब गरीब था तो जवान को 70% देता था, 72% देता था। और अब जब 5 ट्रिलियन हो गई तो इस देश के पास में एक जवान को देने के लिए पेंशन नहीं है। एक जवान को मरने के बाद में उसको अग्निवीर बता के उसको शहीदी के लिए उसका ग्रांट नहीं है, ठीक है ना, उसका पीछे कुछ भी नहीं है। यानी कि क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, क्या ये आप सबको नहीं लग रहा है आज हर एजेंसी सरकार के
अपने राडार के ऊपर है, अपने हाथ में है, अपने कब्जे में है। अभी कहानी बताता हूँ आपको न्यायपालिका की 3 जजों की। एक जज को पहले इलाहाबाद से भड़का के मंच पे खड़ा किया कि हिंदू मुस्लिम पे बयान दिया, कंट्रोवर्सी हुई न्यायपालिका और पब्लिक के बीच में। किसके बीच में? न्यायपालिका और पब्लिक के बीच में। सुनना मेरी बात को गौर से। फिर दूसरा ये खड़ा किया कि तुम ये जजमेंट ठीक कराओ, जबकि उसने वो जजमेंट नहीं दिया था। उसने हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट को बोला गया था कि इसका है जो ये सेंटेंस ठीक करो, ठीक है ना, जिसमें जैसे नाड़े का क्या है तो हाथ लगाने का क्या है, और उसके ऊपर पूरी दी थी। लेकिन मीडिया ने उसको किस तरह से मतलब किया, क्योंकि ये भी एक साजिश है। इसी साजिश के तहत उस जज को भी आराम से लपेट लिया। और तीसरा, जब आप जाके देखोगे या सैटेलाइट से उस जज का जिसके घर में पैसे जले हुए पाए गया, कुछ भी पाया गया, या वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी निकलेगी। क्योंकि मुझे तो इस जज का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया मैंने, न कि जो आगे की घटना चेक की। क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड इस जज का है कि इसने कार्यपालिका का साथ नहीं दिया। ये इलाहाबाद से प्रमोट होकर हाई कोर्ट जो अपने सुप्रीम कोर्ट में गया था, और वहाँ इसने कार्यपालिका का साथ नहीं दिया। और 3 केस ऐसे हैं जो मैं नहीं बोल सकता, वक्त आया तो आगे जब ये मीडिया में आगे आएगी, अभी जांच शुरू हुई है, तो जैसे जांच में आता जाएगा तो हम आपको जांच में अगर वो एक शब्द बोलेगा तो हम खोल के पूरा बता देंगे आपको। लेकिन 3 केस ऐसे थे जो कार्यपालिका को बहुत ज़्यादा चुभ गए। अब इसको लपेटा कैसे जाए? किसी को नोट दिखाई दे दिए, किसी को दिए नहीं। 13 तारीख को घटना घटी, 14 को घटी, किसी को पता ही नहीं है, और 20 तारीख को जाके खबर छपती है, वो भी एक छोटे से अखबार में, और बाद में आती है क्लिपें। अरे ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है ना। मैंने अभी एक फ़ोन खोला था, एक लड़के के साथ में 2 लड़के मिलके बलात्कार कर रहे हैं। 2 लड़के मिलके बलात्कार कर रहे हैं, मैं इसमें डाल नहीं सकता। अभी 5 मिनट पहले मैंने सोशल मीडिया में देखे, और लिफ्ट में से उठा के उसको ले गए। क्या प्रशासन ने, बहुत लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को? तो ये सब वो है। अब इस जज को भी लपेटना है। अब इसका कारण क्या है कि हिंदुस्तान में सारी की सारी एजेंसियां हैं, सरकार ने अपने हिसाब से सेट कर ली। एक एजेंसी अभी भी सेट नहीं हुई है, वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका का सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा तो उसका चुनाव न्यायपालिका ही करेगी, उसका रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को न्यायपालिका ही देगी। और ये कार्यपालिका को, जो आज की कार्यपालिका है, उसको सहन नहीं है। वो चाहती है कि किसी तरह इस मतलब न्यायपालिका को इस तरह पब्लिक में एक्सपोज करो कि पब्लिक इसके अगेंस्ट में होके, और ये न्यायपालिका का अधिकार हमारे को मिल जाए, और जैसा हम चाहे, जैसे प्रशांत भूषण ने पहले ही बोला कि डोजियर तो सबके बनाए हुए है ही है। मैं प्रशांत भूषण का वीडियो डाल दूंगा, किसी ने जिसने भी यूज किया है उसकी कॉपी करके डाल दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये सही है कि सबके डोजियर बने हुए हैं, कर लो जो करना। लेकिन फिर भी जब अभी तक न्यायपालिका आज़ाद है, तो कोई तो माई का लाल जज ऐसा होगा जो सरकार का कान पकड़ सकता है, क्योंकि जब तक आज़ाद है तभी तक पकड़ सकता है। जैसे ही वो गुलाम हो जाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। और जैसे ही ये कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो गया और कार्यपालिका के हाथ में अगर जजों का चुनाव आ गया, तो आप सोचिए फिर हमारे लोकतंत्र का क्या होता है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, कह नहीं सकता हूँ। अब आते हैं कर्नल बाज साहब के केस के ऊपर। बताइए, एक लेडीज ने पूरे देश को खड़ा कर दिया, और इस लेडीज को सबसे पहले साथ किसका मिला? साथ मिला JCOR का। क्रांति लाए वो, और जब क्रांति उफान पे आई तो सारे बिलों में घुसे हुए सीनियर रिटायर्ड अफसर बाहर आ गए, और अब 2 दिन से उनके पूरे बयान ही बयान चल रहे हैं। मैं उस मैडम को सैल्यूट करता हूं कि सही और गट्सी लेडीज होने के साथ, एक पत्नी होने के नाते, एक पतिव्रता होने के नाते, उसने अपने पति का केस
अपने ऊपर ले लिया कि मैं इनको न्याय दिला के रहूँगा। वो ऑन सर्विस है, वो बाहर इस तरह से नहीं लड़ सकता जिस तरह से मैं लड़ सकती हूँ। तो आज एक जवान की औरत लड़ सकती है क्या? ऐसे लड़ सकती है क्वालिफिकेशन। जेएसयू की लड़ सकती है क्वालिफिकेशन। और जब जवान और जेएसयू के साथ में ऐसा होता है, अरे इनके पास तो कपड़े तो थे। अरे जिसको जयपुर में मारा था उसके तो कपड़े उतार के उसके आपने पीछे से उनके देखे। जो सुबेदार मेजर के साथ दिल्ली में हुआ था, उसकी लड़की के साथ में वो कहाँ कहाँ घूमती रही, क्या क्या उसने झेला, क्या आपको पता नहीं है? उत्तराखंड में अभी केस हुआ, जिस केस के अंदर हाँ उस औरत ने स्टैंड लिया, वो सीधा अपने जो उत्तराखंड के जो अपना हमारे संगठन के पदाधिकारी के पास गई और उत्तराखंड के फटाक से सारे के सारे बंदे खड़े हुए और 1 मिनट के अंदर वहाँ फैसला हो गया और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, सब कुछ शुरू हो गया। और यहाँ पर भी कर्नल बात के साथ में पहले जेएसयू जो आए अफसर नहीं आए, ये मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ। जीओसी फर्स्ट आर्मर्ड डिव ने भी तीसरे दिन एसएसपी नानक को कॉल किया है, हाथों हाथ फर्स्ट डे नहीं किया, जबकि उनके पास क्लिप विद इन 15 मिनट जा चुकी थी। चाहे बाद में मेरे को जो अगर वो करवाना चाहे वो अपना करवा, लेकिन मुझे पता कि विद इन 15 मिनट उनके पास क्लिप जा चुकी थी कि कर्नल बात के साथ क्या हुआ है। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि एक कर्नल बात जो आर्मी हेडक्वार्टर का रॉ के अंदर काम करने वाला बंदा, उसका आई कार्ड और फोन ही क्यों उठाया जाता है? और ये प्रश्न सबसे बड़ा है। अब इनको सभी की आंखें खुली कि अब तो ये देशद्रोह का मुकदमा बन रहा है भाई, और बनेगा भी। इनकी गाड़ी वहाँ से लेनी, इनके पैसे वहाँ से लेनी, इनको कहीं वहाँ पुलिस थाने लेके नहीं गए, ना गाड़ी को लेके गए, तो फिर वो आई कार्ड और उनके फ़ोन के अंदर से क्या क्या चीज़ें नहीं गई होगी, तो वो दायरे में है। इसकी जांच बिल्कुल ही सीबीआई कुछ नहीं, एनआईए ही करे। और एनआईए से भी ज़्यादा है हमारी खुद की आर्मी की टॉप इंटेलिजेंसी है, वो ही करे। और जब तक ये बंदे रिमांड पे आर्मी के पास नहीं आएंगे तब तक सच बाहर नहीं आएगा। और इनको रिमांड पे कभी भी किसी भी हालत में, ये सरकार अब इनको मौका मिल चुका है कि अब कांग्रेस को निकाला, अब आपको निकाल के अब इनको बीजेपी के यहाँ एमपी चाहिए आने वाले चुनाव में, तो ये कभी भी इनको हैंड ओवर नहीं करेंगे आर्मी को कि भी आप लो और इनका रिमांड लेके इनसे सच्चाई उगलवाओ। ये सही है। लेकिन मैडम मैं आपको बहुत बड़ा सैल्यूट मारता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की जब आप एसएसपी नानक के वाइफ को फ़ोन किया और एसएसपी नानक ने बोला कि माई वाइफ इज़ नॉट सीओ, नॉट पुलिस, और आपने बोला मैं आर्मी की एक हिस्सा हूँ। यस, यू आर अ पार्ट ऑफ द आर्मी। आज हमारी जितनी भी पेटिशन वाइफ एसोसिएशन की जाती है तो सारी की सारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मैडम ही देखती है उसको। वहाँ एक ऑफिस लगा हुआ है, उसके अंदर कर्नल बैठे हैं, उसके अंदर बड़े बड़े वकील बैठे हैं, और वो सारी पेटिशन्स को देखते हैं और वो वाइफ ही उसको डील करती है। और आप साहब के साथ ही एक कमांड, जो हमारी फैमिलीज़ का जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको कमांड करते हुए आप लीड करती हो। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि मैडम आपने जो एग्जाम्पल दिया गौरव यादव का कि वो एक आर्मी का बच्चा है और आपने ऑफिसर को एड्रेस किया, ऑफिसर्स यूनिफॉर्म ब्रदर। हम क्या है, पहले आप बोलते हैं कि दिस इज द ग्रीन ब्लड, तो ग्रीन ब्लड आगे दिस इज नो क्वेश्चन ऑफ ऑफिसर जेएसयू जोहार, वी आर ओनली ग्रीन ब्लड। और जब फिर बाद में आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक में चिल्ला के बोलते कि मैं वी आर ऑफिसर्स यूनिफॉर्म ब्रदर, तो फिर हम क्या है, हम क्यों खड़े हुए, हम क्यों आपके आसपास में खड़े हैं आपके साथ में? क्योंकि हमें ट्रेनिंग मिली है हमारे अधिकारी को बचाने की, हमें ट्रेनिंग मिली है कि हमारी रेजिमेंट पूरी ख़त्म हो जाए लेकिन हमारा कमांडर ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्यों वो उसको दूसरी रेजिमेंट मिल जाएगी, वो लेके आ जाएगा, उससे लड़ लेगा वो। ये हमारी ट्रेनिंग में शामिल है। आप
ने जो कहा वो अच्छी बात है कि आपके पास जवान आएगा तो आप उसको न्याय देंगे, उसके लिए आवाज़ उठाएगी। आप नहीं बोलेंगे भी कर्नल साहब बारे में बात नहीं सुनूंगी। लेकिन आपने जो ये शब्द बोला ना, जो गौरव यादव को आगे देके कि वो एक आर्मी अधिकारी का लड़का होते हुए उसने आपकी बात नहीं सुनी, और आपने बोला कि हम यहाँ सेकंड ग्रेड के मतलब नागरिक है। तो ये चीज़ आपने जो इन अधिकारियों को, हमारे भाइयों को भाई बोलेंगे अभी, आफ्टर वी आर वेटनर्स ओनली, रैंकें हम वहाँ सब उतार के आए हैं, सब उतार के आए हैं। और जो यहाँ बाहर आए हैं तो उन रैंकों की पेंशन ले रहे हैं, अपना अपना हक अपने हिसाब से ले रहे हैं। बाकी हम भाई तो हैं, और अगर हम ग्रीन ब्लड है तो फिर ये रैंक के बीच में नहीं आनी चाहिए। बोलो अपने आप को वेटरन, अधिकारी भी वेटरन बोले, जेसीयू भी वेटरन बोले, ओआर भी वेटरन बोले। आओ वेटरन की बात करें और आगे बढ़ें। और धन्यवाद जो आपने ये उठाया है। और मैं आपको एक बात और बोलूँगा, जिस तरह से आप आगे बढ़िए, आप इन वेटरन्स को भी आगे लेके बढ़िए कि अभी आप एकजुट हो जाइए और वेटरन बनिए। जो जवानों की प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कीजिए, खड़े होइए इनके साथ में। आज ये कैसे खड़े हुए मेरे साथ में, बोलिए इनको। आप भी, आपको नहीं पता हमारे साथ क्या होने जा रहा है, क्या हुआ है, क्या क्या हमने। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ, आपके कॉन्फिडेंस को जो सैल्यूट करता हूँ। लेकिन साथ में आपने अपने पूरे केस के अंदर, आज तारीख 22 हो गई है, 13 से लेके 8 दिन के अंदर आपने एक भी जेसीयू जोहार का केस का हवाला नहीं दिया अभी तक, जो आपके पंजाब में इतने घटित हो चुके हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आगे मैडम का लड़ाई देख लो कि वो कैसे लड़ रही है और कैसे न्यायपालिका की अभी बैकफुट पे आने वाली है, कार्यपालिका कैसे उसके ऊपर कब्जा करने वाली है। जय हिंद, जय भारत। संज्ञान में प्रधानमंत्री का, चुनाव आयुक्त का, ये सब के सब कानून से परे हो गए। कानून सिर्फ इस देश के गरीबों आम आदमी के लिए। अडानी पर कोई कानून नहीं है, सेबी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सब उसको छोड़ेंगे। अब अडानी और सबकी बात आई है, फिर मैं कह रहा हूं कि मैं अभी आ रहा हूं इसमें धनखड़ की भूमिका पर। लेकिन उससे पहले जब अडानी का नाम आया है और ये करप्शन, तो इस करप्शन में कितने डूबे हुए हैं सब। जरा एक क्लिप है प्रशांत भूषण की क्लिप जरा चलाइए कि मैंने 9 करोड़ रुपए देकर, घूस देकर, चीफ जस्टिस को घूस देकर ये जजमेंट खरीदा है। मेरे पास ये आदमी आया था, उसने बोला 9 करोड़ में इसने जजमेंट खरीदा है और कल ये जजमेंट आ जाएगा, आप देखिएगा। और यकीनन अगले दिन वो जजमेंट आ गया। गोगोई साहब का एग्जाम्पल ले लीजिए, अयोध्या का जजमेंट दिया, रफाल का जजमेंट दिया, और तुरंत रिटायर होने के बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अरुण मिश्रा को देख लीजिए, इतने सारे जजमेंट अडानी के फेवर में, तो उन्होंने कम से कम 40,000 करोड़ रुपया अडानी को प्राप्त करवाया। कम से कम 6 जजमेंट्स दिए अडानी के फेवर। उनको रिटायरमेंट के बाद एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया। तीसरा कारण, बहुत खतरनाक कारण, बहुत खतरनाक, इन्होंने सारी एजेंसीज को लगाकर सब जजेस के ऊपर डोसियर बना रखे हैं। पूरे जजेस के आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब लोगों से छानबीन कराते हैं। और अगर किसी जज या उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे उसकी कोई कमजोर नब्ज को पकड़ा जा सके, तो उसके आधार पर ब्लैकमेल करते हैं। कह देते हैं कि देखिए हमारे पास ये है, अब आप सोच लीजिए। दूसरा कानून सरकार ने पेश किया है कि चीफ जस्टिस को हटाकर एक मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक उनका मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लॉ मिनिस्टर 4 सेक्रेटरीज के नाम अपने हैड से निकालता है, जैसे ड्रॉप लॉस में होता है ना, 4 सेक्रेटरीज के नाम उसने निकाले। वॉलंटरी रिटायरमेंट में 3 महीने का नोटिस लाजमी होता है। Lot of them have been served, he served under. अब मुझे बताइए, any of you can say that he was not a gentleman? SSP Bhatt needs to be suspended. Sorry, SSP Bhatt needs to be suspended. After that, he did not listen to us. Nothing, no, कोई प्रचार नहीं हो रहा था। डिलोद साहब ने बहुत मुश्किल से, अविनाश राय खन्ना जी हैं जो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उनको बोल के एक अपॉइंटमेंट फिक्स कराई। बहुत मुश्किल से डीजीपी डीजीपी अर्पित शुक्ला जी के पास वी वेंट, वी गॉट लेट बिकॉज द ट्रैफिक, वी रीच देयर, ही हर्ड मी, ही सॉ द एविडेंस। मैंने उनको भी पूरे एविडेंस दिखाए, वीडियोस दिखाई, सब कुछ दिखाया। मैंने कहा सर
This is the state. Now you tell me, should I fight? और मैं I am not asking for anything. तब तक मैं कुछ नहीं. I said FIR to be done. 12 के 12 नाम लिखे जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इस सस्पेंशन के बाद भी वो 4 SHO पटियाला में अपनी गाड़ियां लेके और अपने गार्ड्स लेके घूम रहे थे. That is called suspension. It pinched my heart so bad again. Then I went there. मैं टिलो साहब ने डीजी साहब को काट दिया कि वो अंदर ही थे, गौरव यादव जी को, कि that he needs to meet me once, हम दोनों को मिलने. We had taken all the evidence, everything, but he was busy and he said wait करने के लिए. हमने 1.5 घंटा वेट किया. Then he said कि he had to rush somewhere because कुछ था, he had to go for a meeting and he left without meeting us. And a brother officer's wife, and he is an army officer's son. After that also, meeting a brother officer's wife, it's not the rank in the army. It is all, we are all brother officers. This is what we have to follow. All uniform we say brother officers, but मैंने आज एक चीज पहचान ली, हम आर्मी में ब्रदर ऑफिसर्स करते, बाहर वाले हमारे ब्रदर नहीं हैं. कोई भी ब्रदर नहीं है जी. They treat us like a second grade citizen. They feel army is nothing. Because अगर ये सोचते ना कि we are as a unity, तो ये इतनी हिम्मत भी ना करते. We are having so many cases of army. I was seeing it through कि आज एक ये पहला केस नहीं है. It is just that Odisha case, other cases. It's just that I raise a voice just because of my son who's sitting here. He says I will not stay in this country because it's not worth staying. I had to prove him that no, justice will be given. And I said our organization is with us, our family is with us. My brother-in-law, my sister-in-law, she's here. She's just